हे गाइस हाय। सो आगे की कहानी कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में हमने कहाँ पे स्टॉप किया था? सो वी अंडरस्टैंड दैट नाउ व्हाट वी हैव इज नथिंग बट मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमने ख़त्म कर लिया है। और हमने बोला था कि कुछ एनसीईआरटी स्टेटमेंट्स हैं जिनको हम क्विकली कवर करेंगे, उसके बाद डाईहाइब्रिड क्रॉस पे जाएंगे, राइट? सो लेट अस डू दैट। लेट मी मूव थोड़ा इधर सो दैट आई डोंट हाइड एनी स्टेटमेंट्स। ओके, चलो। So humans knew from as early as 8000 to 10,000 BC that one of the causes of variation was hidden in sexual reproduction. अब देखो ये क्या है ना, ये कुछ स्टेटमेंट्स है जो एनसीईआरटी ने रैंडमली लिखा है, बट इसका मतलब भी है और नीट में डायरेक्टली भी आ सकता है। सो वी अंडरस्टूड ऑलवेज दैट द वेरिएशन जो ह्यूमन पॉपुलेशन में हमें दिख रही है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आती है। ओके, दे एक्सप्लॉइटेड द वेरिएशंस एंड इन वेरिएशंस का इस्तेमाल करके सेलेक्टिवली ब्रीड करते थे, क्योंकि पहले ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस का एक चलन था, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस को मानते थे। बेसिकली एनसीईआरटी आपको बता रही है कि एक आइडिया ऑफ इनहेरिटेंस हमेशा से ह्यूमंस के पास था। ह्यूमंस के पास था का मतलब क्या है कि अगर एक पेड़ के पास मीठे आम है, एक पेड़ के पास बड़े आम है, तो चलो दोनों को सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन करा देते हैं। और दोनों को हाइब्रिडाइज कराया तो हो सकता है जो अब नया आम मुझे मिलेगा वो मीठा भी होगा, बड़ा भी होगा। तो ये ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस के बारे में एक तरीके से एनसीईआरटी हिंट करना चाहती है। ओके, बट इट वॉज नॉट क्लियरली अंडरस्टूड, पूरा क्लियरली अंडरस्टूड नहीं था, बट इतना तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग था ही। अब एक एनसीईआरटी एग्जांपल और देती है आपको कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउस, वी हैव वेल नोन इंडियन ब्रीड्स लाइक साहिवाल काउस ऑफ पंजाब। ठीक है, सो आर्टिफिशियल सिलेक्शन का मतलब है कि नेचर नहीं, इंसान सेलेक्ट कर रहे थे। इंसान ऐसे ब्रीड्स को सेलेक्ट कर रहे थे जो उनकी ज़रूरतों को या डिज़ायर्स को इन अ वे पूरा करें। हमें ऐसे गाय चाहिए थे जो ज़्यादा से ज़्यादा दूध दे, राइट? तो उन चीज़ों के बारे में एनसीईआरटी बता रही है। नाउ मेंडल वाज द फर्स्ट वन टू अप्लाई स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल लॉजिक टू प्रॉब्लम्स ऑफ बायोलॉजी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। देखो, मैंने बोला कि 75% आपके डोमिनेंट ट्रेड दिखा रहे हैं, 25% आपके रिसेसिव ट्रेड दिखा रहे थे इन F2 जनरेशन। अब यहाँ एक बात समझने की है, मेंडल ने ऐसा नहीं कि सिर्फ 5 प्लांट 5 सीड्स निकाल के छोड़ दिए। उनकी सीड काउंट एक्चुअली में थाउजेंड्स थी। ठीक है, एक मटर में 5 से 6 सीड्स होती है, और अगर आप कई सारे प्लांट्स निकालो तो इट्स टोटली पॉसिबल दैट आपको थाउजेंड ऑफ सीड्स मिले, है ना? तो मेंडल को कभी एग्जैक्टली 3:1 का रेशियो नहीं मिला था। उनके रेशियो पता है हमेशा से कुछ ऐसे हुआ करते थे, 2.97 इज टू यू नो 1.01। 3:1 का जो रेशियो है, 75-25 का जो रेशियो है, वो कभी भी परफेक्ट नहीं निकला था। हमेशा इट यूज टू बी 2.97, 3.01, 1.03, 0.97, ऐसे ऐसे कुछ रेशियोज निकल के आते थे। बट मेंडल वॉज वाइज इनफ टू अंडरस्टैंड कि देखो, कुछ वेरिएशंस तो चांस, रैंडम इवेंट्स के कारण ही हो सकते हैं। मान लीजिए कि आपने अलार्म लगा रखा है और आपको रोज सुबह सुबह 5 बजे उठना है, बट कुछ रैंडमली कभी कभी हो सकता है कि कुछ रात को नींद नहीं आई और सुबह समय से नहीं उठ पाए। तो रैंडम इवेंट्स को आपको हमेशा अकाउंट में लेना पड़ता है। ठीक है, तो मेंडल ने भी रैंडम इवेंट्स को अकाउंट में लिए, और इस वजह से आप आगे कुछ पढ़ोगे, देयर इज समथिंग कॉल्ड काई स्क्वायर टेस्ट। ठीक है, सो काई स्क्वायर टेस्ट एक होता है, एक स्टेटिस्टिकल टेस्ट होता है। ऐसे कई सारे और स्टेटिस्टिकल टेस्ट है जिससे आप बता सकते हो कि जो वेरिएशन दिख रहा है मेरे डेटा में, मैथमेटिक्स बोलता है कि रेशियो होना चाहिए था 3:1, बट अगर 3:1 नहीं होके 2.98 इज टू 0.99 है, तो क्या जो वेरिएशन है 3:1 से, वो बाय चांस है या सच में कोई रीजन है? ऐसा कुछ, ऐसे बहुत सारे स्टेटिस्टिकल टेस्ट होते हैं। तो मेंडल पहले वो इंसान थे जिन्होंने ऐसे टेस्ट्स के जरिए अपना
अपने डेटा की वैलिडिटी को जाहिर किया, ठीक है। बट बेटा इससे प्रॉब्लम भी आई। प्रॉब्लम क्या आई कि कई सारे साइंटिस्ट, क्या होता है ना, जब हम किसी चीज़ को समझ नहीं पाते तो या तो उसका मजाक उड़ा देते हैं या तो उसको गलत या इम्प्रॉपर करके डिसमिस कर देते हैं। तो कई सारे साइंटिस्ट ने मेंडल के काम को डिसमिस भी किया। उन्होंने बोला कि यार मेंडल क्या कर रहे हो, ये मैथ्स कहाँ घुसा रहे हो बायो में, है ना। बट एक्चुअली इट वाज ब्रिलियंस। Okay. Now genes which code for a pair of contrasting traits are called alleles. अब ये लैंग्वेज कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आपको पता है कैरेक्टर के ऑल्टरनेटिव फॉर्म को ट्रेट्स कहते हैं, जीन के ऑल्टरनेटिव फॉर्म को अलील्स कहते हैं। सो जीन्स विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आर कॉल्ड अलील्स। सिंपल। ओके। नाउ कोई ब्लेंडिंग नहीं हुई थी F2 जनरेशन में, we can infer that tall and dwarf plant produce gametes by the process of meiosis. यहाँ एक्चुअली में एनसीईआरटी आपको कनेक्ट करवाना चाहती है सेल डिवीजन, सेग्रीगेशन और टू द फैक्ट कि ये एक मेंडल की ब्रिलियंस थी कि देखो गैमीट प्रोडक्शन के लिए आपका सेग्रीगेशन हो तभी सकता है जब कोई ऐसा सेल्यूलर प्रोसेस हो जो क्रोमोसोम्स को आधा आधा बांटते। ओके। क्रोमोसोम्स को दो कॉपीज गैमीट्स को पास मत करे। हम लोग डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स हैं। आपके पास मान लेते हैं 23 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। ये 23 सेट्स कुछ इस प्रकार से हैं: 1M फर्स्ट क्रोमोसोम फ्रॉम मदर, 1F फर्स्ट क्रोमोसोम फ्रॉम फादर, 2M second chromosome from mother, 2F second chromosome from father, 3M third chromosome from mother, 3F third chromosome from father। ऐसे ही टोटल 23 और 22 सेट्स हैं, क्योंकि मेल्स में XY होता है ना, इसलिए 22। अब अगर ऐसा है तो मेंडल ने प्रेडिक्ट किया कि देखो सिर्फ एक सेट ऑफ क्रोमोसोम ही जाएगा एक गैमीट के पास। मैं या तो मैटरनल अलील पास करूंगा या तो पैटर्नल फादर का अलील पास करूंगा, या तो मुझे बिहारी पालक पनीर मिलेगा या तो राजस्थानी पालक पनीर मिलेगा फ्रॉम वन पेरेंट। मान लो कि मेरे पेरेंट ने मुझे मम्मी की तरफ से बिहारी पालक पनीर, पापा की तरफ से राजस्थानी पालक पनीर, मेरे पास दोनों है, बट मैं आगे कोई एक ही पास कर सकता हूं क्योंकि गैमीट्स आर प्रोड्यूस वाया मियोसिस। ठीक है। ना सेग्रीगेशन ऑफ अलील इज अ रैंडम प्रोसेस। रैंडम प्रोसेस का मतलब है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई एडवांटेजियस ट्रेट आगे पास ऑन होने के चांसेस ज्यादा हैं, टॉलनेस के आगे पास ऑन होने के चांसेस ज्यादा हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। दोनों ट्रेट्स, दोनों अलील्स इक्वली पास ऑन होंगे। स्टैटिस्टिक्स। ओके। नाउ 1/4, 1/2, 1/4 ratio of the big T small t and small t is mathematically condensable to the form of the binomial expression ax plus by the whole square and that is the gametes bearing। ये देखो एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। ठीक है। अब एनसीईआरटी आपको कहना क्या चाहती है, देखो आपके पास दो अलील्स थे, ठीक है, और वो दो अलील्स कौन से थे, मान लो बिग टी एंड स्मॉल टी। तो आपके पास हाफ ऑफ द चांस है कि आप बिग टी पास करोगे, हाफ ऑफ द चांस है कि स्मॉल टी पास करोगे। एंड व्हाट इज हैपनिंग इज जब F1 का हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो F1 में दोनों पार्टिसिपेटिंग पेरेंट बेसिकली सेम तरीके के गैमीट्स पास ऑन कर रहे थे, बिग टी स्मॉल टी, बिग टी स्मॉल टी। तो जब सेम तरह के गैमीट्स कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो क्या होगा, मुझे बेसिकली 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, राइट। व्हेन आई डू दैट आई एम बेसिकली डूइंग a प्लस बी द होल स्क्वायर। सो मुझे मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। a स्क्वायर इज होमोजाइगस डोमिनेंट, b स्क्वायर इज होमोजाइगस रिसेसिव, 2ab इज हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। ये 2ab इज 2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, 2 कैंसिल, आपका एक रेशियो आ जाता है 1/2। सो दीज आर दी
हेटेरोजाइगोट्स, ठीक है, हाफ ऑफ द लोग हेटेरोजाइगोट्स थे, और यही एनसीईआरटी कहती है। ओके, अब देखो बिग टी कितने थे, 25%, बिग टी स्मॉल टी कितने थे, 50%, स्मॉल टी कितने थे, 25%। तो मैथ्स के जरिए एनसीईआरटी इसी पॉइंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही है। क्लियर? ओके, नाउ फ्रॉम एनसीईआरटी इट माइट अपीयर दैट मेंडल ओनली क्रॉस टिल F4 जनरेशन। क्यों? क्योंकि देखो ये स्टेटमेंट जो है ना, सेल्फ पॉलिनेटेड दी F2 वाइट फ्लावर, रिमेंबर वाइट फ्लावर रिसेसिव है, तो F3 और F4 तक मेंडल ने किया। तो एनसीईआरटी पढ़ के ऐसा लगता है कि F4 तक हुआ और आपको यही मान के चलना है। बट एनसीईआरटी ने ये स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ वाइट फ्लावर के लिए कही है, ठीक है। डोमिनेंट ट्रेट के लिए एक्चुअली इन्होंने F6 तक क्रॉस किया था, क्योंकि डोमिनेंट ट्रेट में उन्हें ये वेरिएशन मिल रहा था। आपको याद होगा कि आउट ऑफ दी, अगर हम सेल्फिंग कर रहे हैं, अगर हम सेल्फिंग करेंगे तो 1/3 सिर्फ वायलेट फ्लावर देगा, 2/3 आपको मिक्स फ्लावर्स देगा, राइट। सो क्योंकि ये वेरिएशन मिल रहा था, ये जो रेशियो है 1/3 और 2/3 का, ये मुझे बार बार करके क्वालिफाई कराना है कि हाँ भाई ये सही बात है ना। ऐसा नहीं कि मुझे चांस से मिल रहा है, ठीक है। सो 1/3 यानी कि हम इसकी बात कर रहे हैं, 1/3 वायलेट फ्लावर्स only will give you pure violet flowers. 2/3 violet flowers will give you both violet and white flowers. And in the ratio 3:1. ठीक है। अब देखो इस दो पॉइंट को कनेक्ट करना, यहाँ पे सेल्फिंग की बात हो रही है, वेरेज यहाँ पे जो एनसीईआरटी ने बोला वो टेस्ट क्रॉस की बात हो रही है। तो कहाँ टेस्ट क्रॉस की बात हो रही है, कहाँ सेल्फिंग की बात हो रही है, सेल्फिंग के केस में क्या रिजल्ट आएगा और आपका टेस्ट क्रॉस के केस में क्या रिजल्ट आएगा, ये आपको क्लियर एकदम पता होना चाहिए, ठीक है। यहीं पे हम आपको कंफ्यूज करेंगे। देखो कुछ भी एनसीईआरटी के बाहर से नहीं आता, बट एनसीईआरटी को एकदम अंदर तक समझना इज द मेजर टास्क, ठीक है। कुछ और टर्म्स, लोकस। लोकस क्या होता है, मान लीजिए ये हमारा क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में सिर्फ एक ही जीन नहीं होगा, यहाँ पे हीमोग्लोबिन का जीन हो सकता है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ पे इंसुलिन का जीन हो सकता है, यहाँ पे मान लो ग्रोथ हार्मोन बनाने का जीन हो सकता है। तो इस पोजीशन को कहेंगे लोकस 1, लोकस 2, लोकस 3। सो लोकस क्या बताता है, पोजीशन ऑफ अ जीन ऑन द क्रोमोसोम। लोकस सिंगुलर है, लोकाई LOCI प्लूरल होता है, ठीक। तो कंफ्यूज मत होना। हाइब्रिड का मतलब जब हम दो इंडिविजुअल्स के जेनेटिक मटेरियल को मिला रहे हैं। हाइब्रिड विगर का मतलब, विगर मतलब स्पीड, एक्स्ट्रा करिश्मा। सो पोजीशन ऑफ क्वालिटीज बाय हाइब्रिड बेटर देन ईदर ऑफ द पेरेंट्स। देखो हम भी, हमने एक एग्जांपल लिया कि हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन तो सदियों से कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, हमें बड़े आम भी चाहिए, मीठे आम भी चाहिए, तो बड़े आम को मीठे आम के साथ मिला दो ना, फर्टिलाइजेशन करा दो। तो जब भी आप ऐसे फर्टिलाइजेशंस कराते हैं तो दिस अ वेरी गुड चांस कि आपको ऐसा कोई वेरिएशन मिलेगा जो दोनों पेरेंट के पास शायद नहीं था, बट अब जो है, जो हीट्रोजाइगोट है उसके पास है, ठीक है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, और ऐसा क्यों होगा ये थोड़ा आगे जाके आप समझोगे, ठीक है। नाउ जेनोम, जेनोम क्या हो गया, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, यू कैरी आउट होता है। सो जेनोम इज इंटायर सेट ऑफ जीन्स जो एक इंडिविजुअल के पास है। सो मेरा जेनोम की बात करूं तो मेरे जितने सेट ऑफ जीन्स मेरे पास हैं दैट इज माय जेनोम। ना जीन पूल और जेनोम में क्या फर्क है, जेनोम इज कंसिडरिंग ओनली द जीन्स, ठीक है। इसेंशियली इंसानों के पास 20 to 25,000 जीन्स होते हैं। जीन पूल की अगर मैं बात करूं तो मेरे सारे 20,000 जीन्स और उनके अगर मल्टीपल अलील्स मेरे पास हैं और इस पॉपुलेशन में है, उन सब को जब कंसिडर करेंगे तो बन जाएगा जीन पूल।
So gene pool means gene and all their alleles in an interbreeding population. जो पॉपुलेशन आपस में मेट कर रही है उनके पूरे अलील्स का कॉम्बिनेशन. बैक क्रॉस मतलब किसी पेरेंट के साथ F1 का क्रॉसिंग कराना, दैट इज अ बैक क्रॉस. टेस्ट क्रॉस जब मुझे नहीं पता कि F1 का जो इंडिविजुअल है वो होमोजाइगस बिग टी है या हीटरोजाइगस बिग टी स्मॉल टी है, मुझे नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका क्रॉस कराऊंगा रिसेसिव पेरेंट के साथ, स्मॉल टी के साथ. अगर वो होमोजाइगोट है तो मुझे सारे टॉल मिलेंगे, क्योंकि टॉलनेस के पास दोनों डोमिनेंट अलील है, होमोजाइगस टॉलनेस के पास, और डोमिनेंट का मतलब ही है सिंगल कॉफी काफी होती है. अगर मैं हिट्रोजाइगोट हूं तो मेरे हाफ ऑफ द अलील्स बिग टी होंगे, हाफ ऑफ द अलील्स स्मॉल टी होंगे. यानी मुझे दो तरह के इंडिविजुअल्स मिलेंगे, 50% टॉल, 50% डॉर्फ. क्लियर? सो बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस. बैक क्रॉस किसी भी पेरेंट के साथ, टेस्ट क्रॉस रिसेसिव पेरेंट के साथ. सो टेस्ट क्रॉस इज अ टाइप ऑफ अ बैक क्रॉस. ठीक है? और टेस्ट क्रॉस का एडवांटेज क्या है वो हमें बता देता है कि जो आपका इंडिविजुअल है वो होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेटेरोजाइगस डोमिनेंट ट्रेट को शो कर रहा है. ठीक? रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल मतलब उल्टा. अब देखो मेंडल ने कितनी दूर तक सोची. मेंडल ने सोचा कि देखो अगर मैंने ऐसा किया कि टॉल प्लांट से पॉलन लिया और डॉर्फ प्लांट से मैंने डॉर्फ प्लांट पे डिपॉजिट किया, तो कल को कोई बोल सकता है कि देखो पॉलन का ट्रेट इसलिए एक्सप्रेस हुआ, यानी टॉलनेस इसलिए एक्सप्रेस हुआ क्योंकि मेल डोमिनेंट सेक्स है. ये कहना कोई बड़ी बात नहीं थी पहले जमाने में. अब मेंडल ने इस चीज को हटाने के लिए क्या किया, बोला कि मैं सेम क्रॉस को रिपीट करूंगा, बट इस बार क्या करूंगा, डॉर्फनेस, इस बार क्या करने वाला हूं मैं, सेम क्रॉस, बट यहां पे जो पॉलन है वो डॉर्फ प्लांट का होगा, मेल प्लांट का होगा. सो मेल डॉर्फ का पॉलन लो और फीमेल टॉल में डिपॉजिट करो. उन्होंने पेरेंट का सेक्स इस बार दूसरा चूज किया. तो इससे क्या होता है, सेक्स बेस्ड कोई इंटरफेरेंस अगर आने की संभावना है तो वो मेंडल को पता चल जाता. ठीक है? सो दिस इज द बेसिक आइडिया दैट मेंडल वांटेड टू इनकलकेट, कि जो भी मैं लॉज फ्रेम कर रहा हूं उसमें सेक्स का, चांस का कोई लेना देना नहीं है. वॉट एवर आई एम सेइंग इज एब्सोल्यूट. अब आई होप यू कैन अप्रिशिएट द फैक्ट कि हम मेंडल को जीनियस क्यों कहते हैं और अपने समय से आगे सोचने की क्षमता रखने वाला इंडिविजुअल क्यों कहते हैं. बिकॉज मेंडल कुड थिंक दीज थिंग्स, है ना. वो इन चीज़ों को सोच सकते थे. कल को ट्रेड का पासिंग सेक्स पे डिपेंड करा देंगे. कल को कोई ये कह देगा कि भाई इंडिविजुअल का सेक्स पे डिपेंडेंट था इसीलिए मुझे कोई पर्टिकुलर ट्रेट मिला. तो इन सब चीज़ों को हटाने का इरादा था. ओके, अब देखो ये 20 मिनट के जो स्टेटमेंट्स और क्लैरिफिकेशन है ये ज़रूरी हैं बेटा. एनसीईआरटी की चीज़ों को जितना आप समझोगे उतना कम गलतियां करोगे. सिंपल एज दैट. अब डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या है. अब डाईहाइब्रिड क्रॉस को समझने के पहले एक कहानी सुनते हैं. अगर कहानी समझ में आ गया तो डाईहाइब्रिड क्रॉस भी समझ में आ जाएगा. ठीक है? अब मान लेते हैं कि फादर एंड मदर बोथ आर गोइंग टू गिफ्ट यू ऑन योर बर्थडे. आपका बर्थडे है. पापा ने बोला कि भाई देखो मैं तो अपने बच्चे को दूंगा एक रेड पैंट और रेड शर्ट. ठीक? तो पापा बाजार गए और एक रेड पैंट और एक रेड शर्ट उठाकर ले आए. मम्मी ने बोला कि भाई आप रेड दे रहे हो तो मैं ब्लू दे देती हूं, तो मैं ब्लू शर्ट और ब्लू पैंट दूंगी. ठीक है? अब आपके पास दुविधा है. पापा ने दिया रेड शर्ट रेड पैंट, मम्मी ने दिया ब्लू शर्ट ब्लू पैंट. आपके पास 4 कपड़े. आप इन 4 कपड़ों को किस तरीके से पहनो. मेथड वन क्या हो सकता है कि
पापा ने जो कॉम्बिनेशन दिया रेड शर्ट और रेड पैंट का, उसको एक साथ पहनो। मम्मी ने जो कॉम्बिनेशन दिया ब्लू शर्ट ब्लू पैंट का, उसको एक साथ पहनो। कोई मिक्सिंग नहीं, कोई मैचिंग नहीं। जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन मुझे मिला वो सेम पेरेंटल कॉम्बिनेशन का मैं इस्तेमाल करूंगा। इफ आई एम गोइंग टू डू दैट, तो फिर मैं बोलूंगा, अगर मैं वैसा करने वाला हूं तो फिर मैं बोलूंगा कि आई एम प्रिजर्विंग पेरेंटल कॉम्बिनेशन। तो इसको मैं क्या लिखता हूं? अगर मैं मेथड 1 फॉलो करता हूं तो आई एम प्रिजर्विंग पेरेंटल कॉम्बिनेशन। पेरेंट से मुझे जो कॉम्बिनेशन मिला था मैं उस कॉम्बिनेशन को प्रिजर्व कर रहा हूं। मेथड 2 क्या होता है कि देखो, थोड़ी वैरायटी होनी चाहिए लाइफ में। तो ठीक है, पापा ने रेड शर्ट रेड पैंट दिया तो मैं डे 1 वो पहन लूंगा। मम्मी ने ब्लू शर्ट ब्लू पैंट दिया तो मैं डे 2 वो पहन लूंगा। डे 3 में क्या करूंगा? मैं रेड शर्ट को ब्लू पैंट के साथ पहनूंगा, ब्लू शर्ट को रेड पैंट के साथ पहनूंगा। ऐसा करने से मेरे पास 4 दिन 4 अलग अलग कॉम्बिनेशन बने। अब डे 3 और डे 4 को मैंने जो कॉम्बिनेशन पहना वो तो मुझे पेरेंट से रिसीव नहीं हुआ था। तो इसीलिए डे 3 और डे 4 कॉम्बिनेशन को हमने क्या बोला कि दीज आर नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन, या बेटर मैं इसको कहूंगा इट्स अ रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेशन। मैंने पेरेंट की चीजों को शफल किया, मिक्स एंड मैच किया और एक नया कॉम्बिनेशन बनाया। सो डे 3 एंड डे 4 इज रिकॉम्बिनेंट। अब आपके मन में क्या चल रहा है आपके फ्रेंड को तो नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन आपके फ्रेंड को जानना था कि आप क्या कर रहे हो। क्या आप मेथड 1 फॉलो कर रहे हो या मेथड 2 फॉलो कर रहे हो? तो आपके फ्रेंड को क्या करना पड़ेगा? वो बस 4 दिन आपको ऑब्जर्व करेगा, है ना। आपका फ्रेंड विल ऑब्जर्व यू फॉर 4 डेज। अगर उसे नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस दिखे तो वो बोल देगा कि भाई आप मेथड 2 फॉलो कर रहे हो। अगर उसे पेरेंटल कॉम्बिनेशन दिखा तो वो बोल देगा कि आप मेथड 1 फॉलो कर रहे हो। सो योर फ्रेंड कैन टेल विदाउट नोइंग व्हाट कॉम्बिनेशन यू आर फॉलोइंग, व्हाट मेथड यू आर फॉलोइंग। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस का सिर्फ यही पर्पज है। पेरेंट सिर्फ एक कैरेक्टर तो नहीं देते हमें, वो तो सारे कैरेक्टर के आपको फैक्टर्स देंगे। फॉर एग्जाम्पल हाइट का फैक्टर देंगे, इंसुलिन का फैक्टर देंगे, हीमोग्लोबिन का फैक्टर देंगे, आई कलर का फैक्टर देंगे। तो ऑल 20,000 कैरेक्टर्स के फैक्टर देंगे, है ना। अब मॉम भी तो सेम चीज देंगे ना, मॉम भी हाइट का फैक्टर देंगी। एक सेकेंड बेटा, हाँ, मॉम भी हाइट का फैक्टर देंगी, मॉम भी इंसुलिन का फैक्टर देंगी, मॉम भी हीमोग्लोबिन का फैक्टर देंगी और मॉम भी आई कलर का फैक्टर देंगी। तो आपके पास मॉम के फैक्टर्स और डैड के फैक्टर्स दोनों हो गए, राइट। जैसे ही आपके फादर के पास आपके ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर के फैक्टर्स हैं, आपकी मदर के पास मैटरनल ग्रैंडफादर और मैटरनल ग्रैंडमदर के फैक्टर्स हैं। तो आपके पास आपके फादर और मदर के फैक्टर्स हैं। अब जब हम एज एन इंडिविजुअल गैमीट बना रहे हैं तो हाउ विल वी मेक द गैमीट? क्या मैं ऐसा करूंगा कि मेरे हाफ ऑफ द गैमीट्स इंटायरली फादर के कॉम्बिनेशन को फॉलो करें एंड हाफ ऑफ द गैमीट्स इंटायरली मदर के कॉम्बिनेशन को फॉलो करें? या मैं मिक्स एंड मैच कर सकता हूं। मिक्स एंड मैच करने का मतलब हाइट का फैक्टर फादर का, लेकिन बाकी फैक्टर्स इन अ पर्टिकुलर केस, बाकी फैक्टर्स इन अ पर्टिकुलर केस मैं दे दूंगा मदर का, इंसुलिन, हीमोग्लोबिन, आई कलर। ये केस नंबर 1 है। केस नंबर 2 है इंसुलिन दे दूंगा फादर का, लेकिन बाकी फैक्टर्स दे दूंगा मदर का। सो हाइट, हीमोग्लोबिन, आई कलर। अब आप बोलोगे सर फिर तो तीसरे ऑप्शन भी पॉसिबल है ना। बिल्कुल पॉसिबल है। हीमोग्लोबिन दे दूंगा मदर का, फादर का,
और इंसुलिन, सॉरी हाइट, इंसुलिन एंड आई कलर दे दूंगा मदर का। तो ऐसे तो आप बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना सकते हो। कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो? आप 2 टू द पावर 23 कॉम्बिनेशन बना सकते हो। क्यों? आपके पास 2 टू द पावर 23 क्रोमोसोम्स हैं, सॉरी आपके पास 23 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। सो आप 2 टू द पावर n कॉम्बिनेशंस बना सकते हो बिकॉज यू हैव एक्चुअली हैप्लॉइड में n सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक, हालांकि ये सच नहीं है। क्यों सच नहीं है इसको हम समझेंगे थोड़े समय बाद, जब क्रॉसिंग ओवर समझ लेंगे। ठीक है, तो यहां पे एक बड़ा सा स्टार डालो, बट इतना तो मान के ही चलो आप एटलीस्ट 2 टू दी पावर 23 कॉम्बिनेशन बना सकते हो, क्योंकि आपके पास 23 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है। आप फर्स्ट क्रोमोसोम मॉम का दोगे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्रोमोसोम डैड का दोगे। फर्स्ट एंड सेकेंड क्रोमोसोम मॉम का दोगे, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, सिक्स्थ और क्रोमोसोम डैड का दोगे। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्रोमोसोम मॉम का दोगे, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ और नाइन्थ डैड का दोगे। तो आप ऐसे मिक्स एंड मैच करके 2 टू दी पावर 23 कॉम्बिनेशंस बना सकते हो एट लीस्ट। सो कल को कभी खुद पे भरोसा नहीं हो ना, रिमेंबर यू आर वन ऑफ द 2 टू दी पावर 23 कॉम्बिनेशन just from father's side, and similarly you are one of 2 to the power 23 combination from mother's side. So you are 2 into 2 to the power 23 combination that was possible from mother's and father's gametes. मदर और फादर के गैमीट्स को देख लो तो आप लिटरली में बहुत यूनिक हो। ठीक है, अब वापस आते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस पे। अब डायहाइब्रिड क्रॉस पे हमारा पर्पस क्या था मेंडल का, यही पता करना कि क्या हम मिक्स और मैच कर रहे हैं, मेथड 2 फॉलो कर रहे हैं, नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस भी आगे पास कर रहे हैं, या मैं मेथड 1 फॉलो कर रहा हूं, पेरेंटल कॉम्बिनेशन को प्रिजर्व कर रहा हूं, मदर के सारे अलील्स एक साथ, फादर के सारे अलील्स एक साथ। और ये करने के लिए, पता करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे बस ऑब्जर्व करना पड़ेगा फॉर सेवरल डेज। मैं सेवरल डेज ऑब्जर्व करूंगा और सेवरल डेज में अगर मुझे नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन दिखे तो मैं कह दूंगा कि मैं मिक्स और मैच कर रहा हूं। तो इस केस में मेंडल ने 2 कैरेक्टर को कंसिडर किया, है ना। मेंडल ने बोला कि देखो मैं 2 कैरेक्टर का इनहेरिटेंस को एक साथ ऑब्जर्व करूंगा। अगर मुझे दिखा कि नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस F2 में आ रहे हैं तो मैं बोल दूंगा मिक्सिंग और मैचिंग हो रही है। अगर मुझे दिखा नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन F2 में नहीं आ रही तो मैं बोलूंगा मिक्सिंग और मैचिंग नहीं हो रही, हेंस सिर्फ और सिर्फ पेरेंटल कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिक आइडिया था डायहाइब्रिड क्रॉस का। आई नो ये थोड़ा ज़्यादा है, बट अगर आप लॉजिक समझ जाओ बेटा, रटने की ज़रूरत ही नहीं है। आई एम पॉजिंग द वीडियो हियर बिकॉज एक्चुअली मेरी कॉलेज बस आने वाली है इन 10 मिनट्स और समथिंग। सो विल कंटिन्यू विद द डायहाइब्रिड क्रॉस का एक्चुअल एक्सपेरिमेंट एंड विल फॉलो द सेम वे इन द नेक्स्ट क्लास। तो अगली क्लास में हम सेम चीज़ को फॉलो करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि मेंडल ने इस लॉजिक को कैसे अप्लाई किया और मेंडल का वर्क इतना काम करने के बाद, इतना जीनियस तरीके से सोचने के बाद भी एक्सेप्ट क्यों नहीं हो पाया था। ठीक है, सो विल सी एंड मीट ईच अदर इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट NCERT मैथ बायोलॉजी यू कैन बाय फ्रॉम नाउ shantasonasingh.com और sonasingh.com सेम वेबसाइट है। और सबसे बेस्ट है कि कॉम्बो वहाँ से खरीद सकते हो विच इज़ easily priced, better than Amazon. So you can purchase it from there. Spread it to your friends. So you can have NCERT map for 11th and 12th both at a very good cheap price from the website. Take care. Bye bye.